राणा मैंशन को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। हालांकि अरमान और कृषा की पूरी शादी एक प्राइवेट अफेयर रहने वाली थी, फिर भी हर्षवर्धन राणा ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। रिंग सेरेमनी ग्राउंड फ्लोर के हॉल में हो रही थी, जहां पूरा परिवार जमा था। इंगेजमेंट की थीम गोल्डन और ब्लैक कलर की रखी गई थी और उसी के अकॉर्डिंग सबने कपड़े पहन रखे थे। अरमान की हाफ सिस्टर बंधन, जिसने गोल्डन कलर का बोल गाउन पहना था, वो हरलीन के पास खड़ी थी। हरलीन ने गोल्डन साड़ी पहन रखी थी। बुआ वो कब बाहर आएगी, मुझे उन्हें देखना है। बोलते हुए बंधन की नज़र कृषा के रूम पर ही थी। हरलीन ने मुस्कुरा का जवाब में कहा, आ जाएगी बंधन, अभी तक तो अरमान भी नहीं आया। जब अरमान नीचे आएगा तो वो खुद ही उसे बाहर ले आएगा। बट आई होप कि वो उस पर गुस्सा ना करें। एक्चुअली मुझे उन्हें देखने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट को बाहर निकाल दिया था। मुझे देखना है कि वो खुद से कैसे तैयार होती है। बंधन ने एक्साइटमेंट के साथ जवाब दिया। वहीं उनसे कुछ दूर खड़ी मान्या उनकी बातें सुन रही थी। मान्या ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। बंधन की बातें सुनकर उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ये उस इंसान को लेकर एक्साइटेड हो रही है जो किसी से ठीक से बात तक नहीं करता। पता नहीं उसे इस एंजल और डेविल की जोड़ी में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। सब लोग आपसी बातचीत में लगे थे, तभी इस बीच अरमान नीचे आया। उसने ब्लैक डिजाइनर सूट पहना था। उसके आते ही सब अपने आप ही चुप हो गए। अरमान ने इधर उधर नजर घुमा कर देखा। कृषा वहां कहीं पर नहीं थी। अरमान कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे, ये सोचकर हरलीन उसके पास जाकर बोली, वो तैयार हो रही है। रियली? सगाई से पहले जो पूजा होनी है उसमें सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मैं टाइम पर आया हूं और वो अभी तक तैयार हो रही है। अरमान ने सिर हिलाकर कहा, लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है अरमान। हरलीन ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। अगले 5 मिनट के अंदर अगर वो बाहर नहीं आई तो मैं अंदर चला जाऊंगा। अरमान ने सर्द लहजे में जवाब दिया और वहां से दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर हरलीन के चेहरे पर घबराहट थी। इस वक्त अगर कोई उसकी बात समझ सकता था तो वो शब्द था। हरलीन शब्द के पास जाकर बोली, मुझे डर लग रहा है। कृषा कोई नादानी ना कर दे। यहाँ बाहर वाले लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ घर वाले बाहर वालों से कम भी नहीं। बोलते हुए हरलीन ने मान्या और विराट की तरफ देखा, फिर आगे कहा, आई डोंट वॉन्ट अरमान सबके सामने कृषा की इंसल्ट करें। मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि ये कितना इंसल्टिंग होता है। लोगों का आपस में फुसफुसाकर बातें करना और उनकी सार्कास्टिक स्माइल देखकर आप टूट जाते हो। बोलते हुए हरलीन की आवाज भारी होने लगी। वो इमोशनली वीक महसूस कर रही थी। शब्द ने हरलीन के हाथ को सहलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा बुआ, आप प्लीज खुद को संभालिए। अगर अरमान ने आपको इस हालत में देखा तो वो कृषा को और तकलीफ देगा। हरलीन ने उसकी बात पर हामी भरी। तभी उसने देखा अरमान गुस्से में कृषा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अरमान को उस तरफ जाते देखकर मान्या ने मुस्कुराकर विराट से कहा, अब होगा असली तमाशा। ये लड़का कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। इसका गुस्सा सबको बर्बाद करके रख देगा। वही अरमान को उसे तरफ जाते देखकर प्रतीक्षा ने विशाल से कहा, अरमान आपकी बात सुनता है, प्लीज आप जाकर उसे रोकिए। अरमान मेरी बात सुनता है, लेकिन इस बार डैडी जी उसका साथ दे रहे हैं, तो मैं बीच में कुछ नहीं कर सकता। विशाल ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। कुछ ही पलों में अरमान कृषा के कमरे के आगे खड़ा था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और तेज आवाज में कहा, बाहर आओ कृषा, सगाई का मुहूर्त हो रहा है। अरमान की आवाज सुनकर कृषा घबरा गई। उसकी आवाज से साफ नजर आ रहा था वो गुस्से में है। कृषा दरवाजे के दूसरे तरफ खड़ी हो गई और उसने जवाब में कहा, मुझे नहीं आना बाहर, न ही मैं तैयार हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ये सगाई ही नहीं करनी। अपने शुभ मुहूर्त को अपने पास रखो। मैं तो आज इस कमरे से बाहर निकलने वाली हूँ नहीं। कृषा ने जैसे तैसे हिम्मत करके जवाब दिया था। तुम जानती हो ना तुम किसे चैलेंज कर रही हो, अरमान ने सर्द लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर कृषा ने कमरे के लॉक की तरफ देखा, जो उसने अच्छे से बंद किया था। अब ये कमरा नहीं खुलेगा। जाओ जाकर कोई और मुहूर्त निकाल लो। वैसे भी मैं तैयार नहीं हूँ।
लगता है किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट को कब का भगा दिया था। कृषा बोल रही थी तभी उसे दरवाजे के पास एक झटका सा महसूस हुआ। अरमान ने अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजे का हैंडल ही तोड़ दिया था, जिसकी वजह से लॉक टूट गया और झटका लगने की वजह से कृषा कुछ कदम दूर लड़खड़ा गई। हालांकि उसने खुद को गिरने से बचा लिया था। तुम्हें क्या लगा कोई भी दरवाजा या लॉक अरमान राणा से बचा सकता है? मैं मुहूर्त पूजा भगवान किसी में यकीन नहीं करता, पर दादू चाहते हैं शादी हर एक रस्म को फॉलो करके हो तो वो वैसे ही होगी, अरमान ने सर्द लहजे में कहा। फिर अरमान की नज़र सामने डमी पर गई, जिस पर वो ड्रेस वैसे की वैसी रखी हुई थी जो उसने कृषा के लिए भिजवाई थी। उसने कृषा को देखा तो कृषा अभी तक दिन वाले कपड़ों में ही थी। उसने क्रॉप टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहना था। चलो यही सही, मैं अच्छा दिख रहा है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अरमान ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो कृषा के पास आया और उसका बाजू पकड़ा। चलो सगाई का मुहूर्त हो गया है, कहकर अरमान कृषा का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले जाने लगा। अरमान ने कृषा को कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया था। वो जबरदस्ती कृषा को बाहर ले आया था। उसे ऐसा करते देखकर हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही किया, जिद तोड़ने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को भाव ही मत दो। पंडित जी पूजा के लिए उन दोनों का वेट कर रहे थे। अरमान वहां जाकर बैठा और कृषा को अपने पास बैठा लिया। उसने पंडित जी तेज आवाज में कहा, शुरू कीजिए। पूजा शुरू होने से पहले हरलीन ने आगे आकर कृषा को लाल रंग को चुनरी उड़ाई। इसी के साथ उनकी सगाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। फिर एक दूसरे को रिंग पहनने की बारी आई तो हरलीन अंगूठी लेकर उनके पास गई। हरलीन ने कृषा को एक रिंग थमाते हुए कहा, कृषा पहले तुम अरमान को रिंग पहनाओ। वहां जो भी हो रहा था उससे कृषा की आंखें नम हो चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे ना में सिर हिलाया तो अरमान ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खुद ही रिंग पहन ली। फिर अरमान ने कृषा को पहनाने के लिए रिंग पकड़ी और उसे अंगूठी पहनाने लगा। अंगूठी थोड़ी छोटी होने की वजह से कृषा की उंगली में बीच में ही फंस गई, जबकि अरमान जबरदस्ती उसे अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा था। इन सब के चक्कर में कृषा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे दर्द हो रहा है, ये रिंग छोटी है, प्लीज लीव मी हैंड, कृषा रोते हुए धीमी आवाज में बोली। अरमान ने उसके पास आकर जवाब में कहा, मैं जानता हूँ कि ये रिंग साइज में छोटी है क्योंकि जानबूझकर मैंने ऐसा किया है। तुम इसे चाहकर भी नहीं निकाल पाओगी। ये दर्द तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुमने क्या गलती की थी। अगर तुम बिना ड्रामा किए बाहर आ जाती तो मेरे पास सही साइज की रिंग भी थी, लेकिन मैं पहले से ही जानता था कि तुम कोई ना कोई सीन जरूर क्रिएट करोगी। इतने दिनों तुम मुझे अच्छे से जान गई होगी कि मैं हर एक गलती की पनिशमेंट देता हूँ, तो यही तुम्हारी पनिशमेंट है। बोलते हुए अरमान ने जबरदस्ती कृषा को रिंग पहना दी थी। इसी के साथ सब क्लैपिंग करने लगे। अब जब सगाई सही मुहूर्त पर हो गई है तो बाकी की चीजों के लिए हमारे पास टाइम है। डांस और फोटो सेशन से पहले अगर कृषा तैयार हो जाती तो सही रहता, प्रतीक्षा ने कहा। मैं इसे तैयार करके लेकर आता हूँ, हरलीन ने जवाब दिया और वो कृषा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई। कृषा की उंगली लाल हो चुकी थी और वो अब तक रो रही थी। कृषा की हालत देखकर हरलीन को दया आ रही थी। उसने कृषा को सहलाते हुए कहा, जो हो रहा है मैं उसे रोक तो नहीं सकती, पर तुम अपने लिए चीजें आसान कर सकती हो। कैसे भी करके अरमान का दिल जीत लो, फिर वो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। मैं एक ऐसे इंसान का दिल कैसे जीत सकती हूँ जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ। आपको जो करना है कीजिए, मुझे इस घर में किसी पर भी यकीन नहीं है। आप सब के सब एक जैसे हो, कृषा ने रोते हुए कहा। उसके शब्दों से उसकी नफरत साफ नजर आ रही थी। कुछ ही देर में हरलीन ने उसे अच्छी तरह तैयार कर दिया था। कृषा ने लाइट गोल्डन कलर का लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर ऑफ शोल्डर लॉन्ग स्लीव्स का क्रॉप टॉप पहना था। हरलीन ने उसके बालों का जुड़ा बना दिया था, जिसे उसने गोल्डन क्लिप्स से डेकोरेट किया। कृषा उस लुक में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हल्के मेकअप के साथ उसका लुक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। हरलीन ने उसे काला टीका लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। अब कुछ नहीं हो सकता आंटी, मुझे तो बुरी नज़र लग चुकी है, कृषा ने सार्कास्टिक वे में जवाब दिया। वो खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हरलीन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया।
वो कृषा का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर गई। जैसे ही अरमान ने कृषा की तरफ देखा वो एकटक उसे देख रहा था। क्यों करती हो इतनी जिद कि मैं खुद तुम्हें चोट पहुंचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। ये तुम्हारी ही हरकतें हैं जो तुम्हें इतना दर्द दे रही है, ना कि मैं, अरमान ने अपने मन में कहा। अरमान का जानवी ध्यान कृषा की तरफ था। तभी बंधन की आवाज से उसका ध्यान टूटा। बंधन ने जोर से चिल्ला कर कहा, मुझे पहले ही पता था कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली हो। सबसे पहले मैं आपके साथ फोटोज क्लिक करवाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि मेरी भाभी कितनी सुंदर है। रिसेप्शन से पहले कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होगी, न ही कोई किसी को सेंड करेगा, अरमान ने तेज आवाज में कहा। इसी के साथ बंधन का चेहरा उतर गया। उसने दबी आवाज में सॉरी कहा और फिर उसके बाद वहां फोटो सेशन का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले अरमान और कृषा की फोटोज क्लिक हो रही थी। कृषा अरमान से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर अरमान ने कमर से पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब खींचा और उसके कान के पास आकर कहा, ये सब हरकतें करना छोड़ दो। हमारी शादी होने वाली है और उसके बाद क्या होगा पता है ना। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। अभी तो तुम्हें मेरे करीब आना है और इतना करीब आना है कि हम दोनों के जिस्मों की सारी दूरियां मिट जाए। अरमान की बातें सुनकर कृषा अंदर तक घबरा गई। ये वही लम्हा था जो उसे अरमान से और डरा रहा था। अरमान और कृषा की सगाई हो चुकी थी। सगाई के बाद सबके फोर्स करने पर अरमान कृषा के साथ डांस करने के लिए सेंटर में आया। शब्द ने म्यूजिक प्ले किया। अरमान ने कृषा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। डांस करते हुए अरमान और कृषा का नोज एक दूसरे से टच रहा था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। हंसता रहता हूँ, तुझसे मिलकर क्यों, आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों, आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। डांस करते हुए अरमान ने कृषा को कमर से थोड़ा ऊपर उठाकर घूमने लगा। अरमान के इतना पास होने पर कृषा के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे हुआ। तभी शब्द हरलीन के साथ डांस फ्लो पर आया और मूव चेंज होते ही हरलीन अरमान के पास चली गई, जबकि शब्द कृषा के साथ डांस कर रहा था। डांस करते हुए भी अरमान की नज़रें कृषा के ऊपर थी। डांस करते हुए अरमान ने कृषा को वापस अपने पास खींच लिया। उसकी इस हरकत पर मान्या और विराट आंखें बड़ी करके उन्हीं को देख रहे थे। इसी के साथ उनका डांस खत्म हो गया और सब तालियां बजाने लगे। अरमान का ध्यान कृषा की आंखों में था। तालियों की गड़गड़ाहट से उसका ध्यान टूटा और वो वहां से चला गया। अरमान के जाते ही कृषा ने राहत की सांस ली। सगाई की रस्म के बाद कृषा वापस कमरे में आ गई थी और उसने चेंज कर लिया था। कृषा बेड पर बैठी अपनी उंगली की तरफ देख रही थी, जिसमें अरमान ने उसे कुछ देर पहले रिंग पहनाई थी। उस अंगूठी को देखते हुए कृषा ने कहा, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे बदला लेने के लिए लेकर आए हो। मुझे क्लियरली कुछ याद नहीं है, पर जब हम लंदन में थे मुझे ऐसा लगा कि उस रात पार्टी में तुमने मुझे किस किया था। कृषा अपनी उधेड़बुन में खोई हुई थी, तभी उसके कमरे में अरमान आया। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। कृषा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो खुद ही उसके लिए खाना लेकर आ गया। अरमान को देखते ही कृषा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं शब्द को बोल देती। शब्द तुम्हारा पर्सनल अटेंडेंट नहीं है, जो तुम हर काम उसे बोलोगी। उसे और भी काम होते हैं और तुम अपने काम मेरे बजाय शब्द को क्यों बोलोगी? अरमान ने चिढ़कर कहा। फिर उसने खाने की ट्रे बेड पर रख दी। और तुम मेरा कोई काम क्यों करोगे? कृषा ने हैरानी के साथ पूछा। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो तो तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी करने का हक मुझे है। चलो अब बातें बाद में करना, खाना खाओ पहले। बोलते हुए अरमान ने कृषा का हाथ पकड़कर उसे बिठाया। अरमान अपने हाथों से कृषा को खाना खिला रहा था। ये देखकर कृषा को काफी हैरानी हो रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। खाना पूरा होते ही कृषा धीमी आवाज में बोली, मुझे तुम समझ नहीं आते हो। कभी इतनी तकलीफ देते हो कि दुनिया में तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं लगता, तो कभी इतने अच्छे बन जाते हो कि। बोलते हुए कृषा रुक गई। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, बुरा ही हूँ।
बल्कि इतना बुरा हूँ कि वक्त के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। रही बात खाना खिलाने की और इस तरह तुम्हारी केयर करने की, तो मेरे लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, अरमान ने बेरुखी से जवाब दिया। कृषा ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर हामी भरी। फिर अरमान उठते हुए बोला, अब अच्छे बच्चे की तरह 1 घंटे में तैयार हो जाना, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। लेकिन हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? कोई बीमार है क्या जिससे हमें मिलने जाना है? कृषा ने हैरानी से पूछा। कृषा की बात सुनकर अरमान ने सिर हिलाकर कहा, कोई बीमार नहीं है और ना ही हम किसी से मिलने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में तुम्हारा प्रॉपर चेकअप होगा। शादी से पहले कुंडली का तो पता नहीं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि तुम हेल्दी हो या नहीं। अच्छा, तो अगर मुझे कोई बीमारी हुई तो तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे? कृषा ने झट से कहा। नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? पहले मैं तुमसे शादी करूंगा और बाद में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है। अपनी बात कहकर अरमान वहां से जाने लगा। वो दरवाजे के पास तक पहुंचा ही था कि तभी पीछे से कृषा ने कहा, पर कुछ बीमारियां लाइलाज होती है। एड्स है मुझे, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें भी हो जाएगा। कृषा की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, जिसे कृषा देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी पीठ कृषा की तरफ थी। अरमान ने अपने चेहरे के भावों को नॉर्मल किया और कृषा के पास आकर कहा, रियली, कितने सालों से है? 2 साल हो गए होंगे जब मुझे मेरी इस बीमारी का पता चला। तुमने देखा ना, मैं कुछ नहीं खाती तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। वो इस बीमारी की वजह से है। ठीक से दवाइयाँ तक नहीं मिल पा रही तो और बीमार हो गई। लंदन में भी मैं बीमार हो गई थी तो जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही थी। इस बीमारी में कुछ ऐसा ही होता है, इंसान जल्दी से रिकवर नहीं कर पाता। कृषा को जितना भी पता था उसने अरमान के सामने कह दिया। अरमान बहुत मुश्किल से अपनी स्माइल कंट्रोल कर पा रहा था। उसने कृषा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, देखने में तो काफी फिट नजर आ रही हो। ओके, तो तुम्हें एड्स है। कितने लड़कों के साथ फिजिकली इंटीमेट हुई हो तुम, जिसकी वजह से तुम्हें ये बीमारी हुई? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं क्यों किसी लड़के के साथ फिजिकली इंटीमेट होऊंगी? कृषा ने गुस्से में कहा। अनजाने में उसने जो भी कहा उस बात पर उसका ध्यान नहीं गया। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें। बोलते हुए अरमान रुक गया और बात बदलते हुए कहा, खैर छोड़ो ये झूठे बहाने बनाना। तुमने ही तो कहा था कि मुझे कोई बीमारी हुई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तुमसे बचने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। कृषा ने मासूमियत के साथ कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह किसी बीमारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम मुझसे किसी भी तरह से नहीं बच सकती हो कृषा सिंघानिया। तैयार हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खुद आकर तुम्हें रेडी करना पड़े। अरमान ने सर्द लहजे में कहा और वहां से चला गया। यार क्या है ये इंसान, मुझे समझ क्यों नहीं आता कि इसके दिल में क्या चल रहा है। डांस करते टाइम तो कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था और रिंग पहनाते टाइम ऐसे लग रहा था जैसे मेरी फिंगर ही तोड़ देगा। दादू भाई कहाँ हो आप? इससे पहले कि ये आपकी प्यारी कृषा की जान ले ले, प्लीज मुझे जाकर बचा लो। कृषा पैर पटकते हुए बोली। वो रेस्ट करने जा रही थी, फिर उसे याद आया कि अरमान ने उसे तैयार होने के लिए कहा था। तैयार हो जाती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि वो खुद ही आकर मेरे कपड़े चेंज कर दे। वैसे भी वो ऐसा पहले भी कर चुका है, कृषा ने बड़बड़ा कर कहा। फिर वो क्लोजेट एरिया की तरफ गई, जहां कृषा के लिए काफी सारे कपड़े रखे हुए थे। उसे देखने के बाद कृषा ने कहा, सुबह तो यहाँ सिर्फ 2 ही ड्रेस थी, अब इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? कृषा ने देखा वहाँ कपड़ों के साथ उसके बाकी जरूरत का सामान भी रखा हुआ था। ये सब अरमान ने ही रखवाया था जब सगाई की रस्में चल रही थी। उस बीच कृषा के कमरे में उसकी जरूरत का सामान रखा जा रहा था, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं गया। कृषा ने अपने लिए सिंपल सा टॉप और उसके नीचे डेनिम पेट निकाली। अरमान के दिए टाइम से पहले ही वो रेडी हो चुकी थी। अपने दिए टाइम पर अरमान भी कृषा के कमरे में आ गया था और वो उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में कृषा की नजरें पूरी देर रोड पर थी। वो पहली बार इंडिया आई थी और मुंबई की सड़कों को गौर से देख रही थी। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, क्या तुम मुझे खाने दोगे? कृषा ने अरमान की तरफ देखकर पूछा।
अरमान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा। सोचना भी मत। अरमान राणा की एक इमेज है और वो इस तरह सड़कों पर खड़ा होकर खाना नहीं खाता। लेकिन मेरी तो कोई इमेज नहीं है। मैं तो खा सकती हूँ ना। तुम्हें कौन बोल रहा है मेरे साथ जाकर खाने को? कृषा ने उसकी तरफ घूरकर देखते हुए कहा। आई डोंट ट्रस्ट यू। चुपचाप बैठी रहो, अरमान ने उसे डांटते हुए कहा। कृषा भी बच्चों की तरह जिद कर रही थी। वो तुरंत बोली, नहीं बैठूंगी चुपचाप। बताओ क्या कर लोगे? मैं तो ऐसे ही बोलती रहूंगी। तुम शादी करने जा रहे हो ना मुझसे, तो मेरी बातें सुनने की आदत डाल लो। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे और मैं ऐसे ही बोल बोल कर तुम्हें इरिटेट करती रहूंगी। अरमान को परेशान करने के लिए कृषा लगातार बोले जा रही थी। तभी अरमान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने कृषा के दोनों हाथ को पकड़ा और गाड़ी की शेल्फ से टैप निकालकर उसके मुंह पर चिपका दी। अरमान ने कृषा को कसकर पकड़ रखा था जबकि कृषा अरमान से अलग होने के लिए हाथ पैर चला रही थी। आगे से कभी गलती से भी कभी मुझे चैलेंज नहीं मत करना। करने को मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन अभी बाकी कामों में बिजी हूँ। आगे तुम्हें बहुत कुछ सहना है। मुझे गुस्सा दिलाकर मजबूर मत करो कि अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं। अरमान ने सर्द लहजे में कहा। कृषा ने उसकी हेजल ब्लू आइज में देखा, जिसमें कोई भाव नहीं था। अब कृषा को अरमान से डर लग रहा था तो वो चुपचाप बिना हिले डुले अरमान की गोद में बैठी थी। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल में वहां काम कर रहे वर्किंग स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। अरमान ने पहले ही उसे खाली करवा दिया था। लगभग 2 घंटे में कृषा के सारी जरूरी चेकअप हो चुके थे और डॉक्टर उससे बात कर रहे थे। इस बीच अरमान बाहर था। मौका पाकर कृषा ने डॉक्टर से कहा, आई नो अभी मैं जो कहने वाली हूँ वो सुनकर आप डर जाओगे। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। ये आदमी मुझे जबरदस्ती किडनैप करके यहाँ लेकर आया है। ये कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है बल्कि माफिया है। लोग इसे डेविल के नाम से जानते हैं और ये सच में डेविल है। आप प्लीज मुझे एक कॉल करने दीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और यहाँ से निकलने के बाद आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी इतनी सी हेल्प के लिए आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, पर प्लीज मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प कर दीजिए। डॉक्टर कृषा की हर एक बात को ध्यान से सुन रहा था और वही उसके साथ अरमान भी, जो दरवाजे पर खड़ा था। कृषा की बातें सुनकर अरमान की आंखों में गुस्सा था। जैसे ही बात करते हुए कृषा की नज़र दरवाजे पर गई, उसके चेहरे पर डर के भाव थे और वो चुप हो गई। वही डॉक्टर ने अरमान को देखकर मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। अरमान गुस्से में अंदर आया और डॉक्टर से कहा, मामू आप बाहर जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। वो डॉक्टर अरमान का मामा था। वही अरमान के मुंह से डॉक्टर के लिए मामू शब्द सुनकर कृषा ने डर के मारे बड़बड़ा कर कहा, मामू। इसने अभी अभी डॉक्टर को मामू कहा। इसका मतलब ये डॉक्टर इसका रिलेटिव है। अब तो ये मुझे जान से मार डालेगा। डर के मारे कृषा अपनी जगह पर फ्रिज हो गई। अरमान की बात मानकर डॉक्टर बाहर चले गए। उनके जाते ही अरमान ने दरवाजा बंद किया और कृषा के पास आकर सर्द लहजे में कहा, डोंट वरी, मारूंगा नहीं लेकिन कसर भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए अरमान ने गुस्से में कृषा को गले से पकड़कर दीवार से लगा दिया। हालांकि उसकी पकड़ काफी ढीली थी, फिर भी कृषा का दम घुटने लगा था और आंखों में आंसू आ गए थे। प्लीज छोड़ो, कृषा अटकते हुए बोली। अरमान ने कृषा को छोड़ दिया और उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिए। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा ऐसे खुलेआम सबके सामने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आऊंगा मैं? कृषा ने नामे सिर हिलाकर कहा, सॉरी, आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बोलते हुए कृषा सुबकने लगी। कृषा रोते हुए अरमान से माफी मांग रही थी कि तभी अरमान ने अपने होंठ कृषा के होठों पर रख दिए। वो गुस्से में उसे काफी रफली किस कर रहा था। कृषा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी अरमान ने उसे नहीं छोड़ा तो कृषा ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। कह तो दिया आगे से किसी से कुछ नहीं कहूंगी, फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ जबरदस्ती? कृषा चिल्लाकर बोली। उसकी बात सुनकर अरमान ने इविल स्माइल के साथ कहा, ये जबरदस्ती थी, एक नॉर्मल सा किस था। जबरदस्ती वर्ड का मतलब भी पता है तुम्हें? और ऐसे मासूम बनकर खुद को सच्चा साबित करने से कुछ नहीं होगा। माफिया प्रिंसेस हो, अपने फायदे के लिए कितने मर्दों को सिड्यूस किया है तुमने। ये सब तो नॉर्मल है तुम्हारे लिए।
जैसे ही अरमान की बात खत्म हुई, कृषा ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। अरमान का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था और आंखें गुस्से से जल रही थी। ये दूसरी बार था जब कृषा ने गुस्से में अरमान को थप्पड़ मारा था। हालांकि अब कृषा खुद डर से कांप रही थी। अरमान ने कृषा की तरफ देखा तो उसके चेहरे को देखकर कृषा जोर जोर से रोने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तुम मेरे बारे में कुछ भी बकवास बोल रहे थे, कृषा डरते हुए बोली। अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कृषा को वहीं पर छोड़कर चला गया। कृषा वहां चेयर पर बैठी जोर जोर से रो रही थी, तभी डॉक्टर अंदर आए। ये अरमान के मामा थे, जिनका नाम मिस्टर मानव कपूर था। वो हॉस्पिटल उन्हीं का था। तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा, कुछ ही देर में तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएगी, तब तक अंदर जाकर रेस्ट करो, मानव कपूर ने सख्त आवाज में कहा। वो लगभग 45 साल के थे और काफी फिट और फाइन नजर आ रहे थे। कृषा ने उनकी बात पर हामी भरी और अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही मानव ने खुद से बड़बड़ा कर कहा, पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या कह दिया जो अरमान गुस्से में यहाँ से बाहर निकला था। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो इस लड़की से शादी क्यों कर रहा है? क्या भूल गया है कि इसकी वजह से उसकी माँ की जान गई थी? अगर मजबूरी ना रही होती तो अरमान के बजाय मैं खुद ही आज इस लड़की को यहाँ मार देता। इस लड़की को देखते हुए ना चाहते हुए भी पुरानी बातें याद आ जाती है कि कैसे इसके माँ बाप की वजह से मेरी बहन छाया की जान गई। बोलते हुए मानव की आंखों में कृषा के लिए गुस्सा था। वहीं कृषा अंदर चुपचाप बैठी सुबकते हुए रो रही थी। उसे डर लग रहा था कि उसने अरमान को थप्पड़ मार दिया, अब वो बदले में उसे क्या पनिशमेंट देगा। पिछली बार जब उसने अरमान को थप्पड़ मारा था तो अरमान ने जवाब में उसे वापस स्लैप किया था। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ? अरे मेरा बस चलता तो मैं क्यों किसी ऐसी दुनिया में पैदा होती। मैं भी एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती थी, बाकी लोगों की तरह कॉलेज जाना चाहती थी, जॉब करना चाहती हूँ। कभी कुछ नहीं मिला, ऊपर से ये क्या मेरे बारे में बकवास बोल रहा था। मैं क्यों किसी को सेड्यूस करूँगी? अब तो ऐसे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी और जहन्नुम बनने वाली है। कृषा रोते हुए बोल रही थी। अपनी उधेड़बुन में खोए हुए उसे वहां पर नींद आ गई। वही अरमान हॉस्पिटल से निकलकर गुस्से में ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो सीन आ रहा था जब कृषा ने उसे थप्पड़ मारा था। हाउ डेयर शी, उसने एक बार फिर मुझे थप्पड़ मारा। कौन सी गलत बात कह दी थी मैंने उसे? पिछली बार भी मैं गलत नहीं था। मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा ओढ़ कर रखते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ कि खुद को कंट्रोल में रखूं और तुम्हें हर्ट ना करूं, पर तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो। तुम्हें तुम्हारे थप्पड़ का जवाब सूद समेत मिलेगा कृषा सिंघानिया, अरमान ने सर्द लहजे में कहा। कुछ देर में अरमान घर वापस आ चुका था और आते के सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे अकेला घर देखकर हरलीन हैरान थी। वो उससे कृषा के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अरमान के तेवर देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वहीं हरलीन के अलावा कोई और भी था जिसने अरमान के इस बर्ताव को नोटिस किया था। वो मिस्टर हर्षवर्धन राणा थे, जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने कॉल पर कहा, गलती से भी है खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि अरमान इंडिया आया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर दिए हैं। राणा मेंशन में क्या हो रहा है उसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अब धमाका रिसेप्शन के दिन ही होगा। हर्षवर्धन नहीं चाहते थे कि कृषा और अरमान की शादी में कोई भी खलल पड़े, इसलिए उनकी शादी की न्यूज शादी के बाद ही मीडिया हाउसेस के जरिए लोगों तक जानी थी। न्यूयॉर्क में सिंघानिया मेंशन में जानवी और अर्जुन एक साथ रूम के थे। जानवी उदास बेड पर बैठी हुई थी जबकि अर्जुन किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कॉल पर किसी आदमी ने कहा, वो इंडिया में भी नहीं है। राणा मेंशन के अलावा मुझे उसके दूसरे ठिकाने का नहीं पता था, लेकिन आप लंदन वाले विला की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका कहना है कि वो उस जगह पर भी मौजूद नहीं है, तो वो कृषा को लेकर कहाँ जा सकता है? ये पता लगाने का काम तुम्हारा है। मेरी आखिरी उम्मीद इंडिया ही थी, अर्जुन ने हताश आवाज में कहा। हाँ जानता हूँ, ऐसा भी हो सकता है वो अरमान के इंडिया आने की बात छुपा रहे हो। मैं कल तक अपने कुछ खास आदमियों को राणा मेंशन भेजकर इस बात का पता लगाता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बहन मिल जाएगी। कॉल पर मौजूद उस आदमी ने अर्जुन को दिलासा दिया।
अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। फिर उसने जाह्नवी की तरफ देखा जो नजरें झुकाए बैठी थी। उसे इस तरह देखकर अर्जुन ने कहा, अब सिर झुकाकर बैठने का क्या फायदा है। मैंने कृषा के अलावा अपनी लाइफ में किसी को इम्पोर्टेंस दी थी तो वो तुम थी। तुमने कृषा के लिए जो सेक्रीफाइस किया था उसका मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी भाई, मैं आपको कैसे समझाऊं। गलती से भी अरमान को इस बात का शक नहीं होने दिया। फिर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। जाह्नवी ने अपनी सफाई दी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। हो सकता है तुमने अपना काम अच्छे से किया होगा, लेकिन यू आर नॉट सक्सेसफुल। अर्जुन ने बेरुखी से जवाब दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही जाह्नवी ने खुद से कहा, मैं इस तरह हार मानकर नहीं बैठ सकती। अगर मेरी वजह से कृषा मुसीबत में आई है तो मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ इन सब में कौन मेरी हेल्प कर सकता है। बोलते हुए जाह्नवी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। जाह्नवी ने कॉल पर कहा, मुझे इंडिया जाना है, मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ। और हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपनी बात कहकर जाह्नवी ने कॉल कट कर दिया। जाह्नवी जो भी कर रही थी सब कॉन्फिडेंशियली कर रही थी। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इंडिया जाना था। अगली सुबह अरमान और कृषा की हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। हल्दी की रस्म राणा मेंशन के गार्डन एरिया में होनी थी। गार्डन को हल्दी थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर दिया गया था। सब कुछ काफी कलरफुल लग रहा था। सब ने येलो शेड्स के कपड़े पहने थे। वहीं कृषा अपने कमरे में थी। वो हल्दी के अकॉर्डिंग तैयार हुई थी। उसने येलो फ्लोरल ऑर्गेंजा क्रॉप टॉप और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहना था। उसने फ्लोरल ज्वेलरी पहनने के बजाय अपने बालों को फूलों से एक्सरसाइज किया था। रात को उसे मानव ने घर छोड़ दिया था। उसके बाद से उसकी अब तक अरमान से बात नहीं हुई थी। कृषा के चेहरे पर उदासी थी। कृषा ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, मैंने कभी कोई इंडियन वेडिंग अटेंड नहीं की, लेकिन अम्मू ने हमेशा यही बताया था कि शादी की रस्में दिल से की जाती है। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ता है, लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है। ऊपर से तुम मुझसे नाराज भी हो। कल अगर मेरा थप्पड़ मारना गलत था तो तुमने भी जो कहा वो सही नहीं था। आई होप तुम पिछली बार की तरह तुम मुझे कोई पनिशमेंट ना दो। कृषा खुद से बातें कर रही थी, तभी बंधन वहां हरलीन के साथ पहुंची। हरलीन ने येलो कलर का शरारा सूट पहना था तो बंधन ने उसी शेड का गाउन। अंदर आते ही उन दोनों ने कृषा को देखा। हरलीन ने मुस्कुरा कर कहा, एज ऑलवेज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कृषा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। बंधन ने कहा, चलिए भाभी, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों कृषा को बाहर ले आई थी। वहाँ सब मौजूद थे, लेकिन अरमान नहीं था और कृषा के नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। काफी इंतजार करने के बाद भी अरमान नहीं आया था। अरमान को वहां न देखकर मान्या ने तेज आवाज में कहा, वैसे तो हल्दी की रस्म में लड़के की उतरी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है, लेकिन लगता नहीं कि अरमान इस रस्म में आएगा। चलिए ये रस्म कृषा के साथ ही कर लेते हैं। अरमान का वेट करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा। सगाई में दुल्हन इंटरेस्टेड नहीं थी तो हल्दी में दूल्हा, मान्या ने सार्कास्टिक वे में कहा था और फिर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने कृषा को बेचारगी के भाव से देखा। उसकी बातें सुनकर कृषा की आंखें नम होने लगी और उसे भी यही लगने लगा कि कल रात जो भी हुआ था उसके बाद अरमान नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर प्रतीक्षा ने एक नज़र कृषा के चेहरे की तरफ देखा जो उतरा हुआ था। फिर उसने कहा, हो सकता है अरमान को तैयार होने में टाइम लग रहा होगा, हम थोड़ा वेट और कर लेते हैं। मान्या कुछ कहती उससे पहले हरलीन बोल पड़ी, हाँ भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी इस फंक्शन में हम सब लेडीज ही हैं तो थोड़ा नाचना गाना भी बनता है। वेरी गुड आइडिया बुआ, जब तक भाई आते हैं हम डांस करते हैं। कल भाभी भाई के सामने कुछ ज्यादा ही शाय हो रही थी तो इन्हीं से शुरू करते हैं। डांस का नाम सुनते ही बंधन काफी एक्साइटेड हो गई थी। बंधन म्यूजिक प्ले करने जाती उससे पहले मान्या ने उसे रोकते हुए कहा, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तुम सब डांस करके रात भी कर दोगी,
फिर भी अरमान नहीं आएगा। क्यों इस लड़की के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? हल्दी लगाओ और रस्म खत्म करो। तुम लोगों का पता नहीं लेकिन मुझे और भी काम है। हाँ तो आप चाहे तो जा सकती हैं। यहाँ किसी ने आपको रोका नहीं है। पीछे से अरमान की सर्द आवाज आई। अरमान वहाँ आ चुका था। उसने वाइट कलर का इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना था। उसे वहाँ देखकर मान्या इधर उधर देखने लगी। आज पहली बार अरमान को देखकर कृषा के फेस पर हल्की स्माइल आ गई। हरलीन ने भी उसे नोटिस कर दिया था इसलिए वो भी खुश थी। हरलीन जल्दी से अरमान के पास गई और उसका हाथ पकड़कर कृषा के पास लाने लगी। थैंक गॉड अरमान तुम आ गए, वरना यहाँ कुछ लोग ज्यादा ही बोल रहे थे। बोलते हुए हरलीन ने अरमान को कृषा के पास बिठा दिया। कोई भी बहस छिड़े उससे पहले प्रतीक्षा ने बीच में आकर कहा, चलो अब रस्म शुरू करते हैं। वैसे भी हमने पहले ही काफी देर कर दी है। अरमान कृषा के पास आकर बैठ तो गया था लेकिन उसने एक बार भी कृषा की तरफ नहीं देखा। बारी बारी से सबने पहले अरमान को हल्दी लगाई और उसके बाद कृषा को। बीच बीच में कृषा अरमान की तरफ देख रही थी लेकिन फिर भी अरमान ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहाँ सिर्फ अरमान ही था जिसे कृषा जानती थी। इस वजह से अरमान के इग्नोर करने की वजह से कृषा को तकलीफ हो रही थी। उसने मन में कहा, नाराज हो तो पनिशमेंट दे सकते हो पर इस तरह मुंह फेर कर तो मत बैठो। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद प्रतीक्षा ने कहा, अब तुम दोनों चाहो तो डांस कर सकते हो। चाहना क्या, एक कपल डांस तो बनता ही है। प्रतीक्षा के मुंह से डांस करने की बात सुनकर कृषा के दिल को तसल्ली हुई। उसने अपने मन में कहा, डांस के बहाने ही सही तुमसे बात हो पाएगी। एक बार फिर से सॉरी बोल दूंगी। कृषा डांस के लिए उठने ही वाली थी कि तभी अरमान ने कहा, नो चाची, मुझे कुछ काम है। पहले भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग ही अटेंड कर रहा था। बस कहीं आपकी रस्म अधूरी ना रह जाए इसलिए आया था। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। अपनी बात कहकर अरमान वहाँ से चला गया। हरलीन ने कृषा की तरफ देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे भी नहाना है, मैं काफी थक भी गई हूँ। हरलीन ने कृषा की बात पर हामी भरी और उसे कमरे में लेकर गई। अंदर आते ही कृषा नहाने चली गई। कृषा को कमरे में छोड़ने के बाद हरलीन बाहर आ गई थी। उसने अरमान के रूखे बर्ताव को नोटिस कर लिया था। जरूर इनके बीच कुछ हुआ है। रात को भी अरमान अकेला आया था और अब भी एक बार भी कृषा की तरफ नहीं देखा। आई होप सब ठीक हो जाए क्योंकि पहले ही सब उलझा हुआ है। इनकी शादी से थोड़ी बहुत उम्मीद है पर अरमान का गुस्सा कहीं सब तबाह ना कर दे। बोलते हुए हरलीन किचन में आ गई। शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन एक साथ होना था। हरलीन और प्रतीक्षा उसकी तैयारी में जुटी हुई थी। वही अरमान ऊपर अपने कमरे में सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अच्छा तो मेरे इग्नोर करने से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कृषा सिंघानिया। बोलते हुए अरमान के फेस पर एविल स्माइल थी। कल रात तुमने जो किया था उसका सबक तो सीखना ही था। अगर मिसेज राणा ने तुम पर कमेंट पास नहीं किया होता तो आज मैं उस रस्म में कभी नहीं जाता। बोलते हुए अरमान के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो पहले भी फुटेज देख रहा था। जब उसने देखा कि मान्या कृषा को भला बुरा कह रही थी तो वो नीचे हल्दी के लिए चला गया वरना उसका नीचे जाने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद अरमान कृषा की आज की फंक्शन की फोटोज देखने लगा। भले ही उसने फंक्शन में कृषा की तरफ सामने से ना देखा हो लेकिन नजरें बचाकर वो उसे ही देख रहा था। तुम्हें इग्नोर करना सच में मुश्किल है। तुम्हारी जगह जानवी होती तो उसे थप्पड़ का अच्छा भला सबक मिलता लेकिन तुमने काफी स्मार्ट प्ले किया। तुमने जानबूझकर पहले मेरा दिल जीतने की कोशिश की ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें चोट ना पहुंचा पाऊं। काफी अच्छा मूव था लेकिन मुझे अपने इमोशंस पर काबू करना अच्छे से आता है माफिया प्रिंसेस। आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगा। बोलते हुए अरमान ने अपनी आईपैड की स्क्रीन ऑफ कर दी और आंखें बंद करके लेट गया। आंखें बंद करने के बावजूद भी अरमान की आंखों के सामने कृषा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। कृषा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आते ही अरमान फेस पर भी हल्की स्माइल आ गई। शाम के लगभग 6 बजे के करीब हरलीन ने अरमान को कॉल किया। अरमान उस टाइम लेटा हुआ था। हाँ बोलिए बुआ, अरमान ने कॉल रिसीव करके कहा। लिसन अरमान, नीचे आ जाओ, वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है। शाम को पहनने वाली ड्रेस भी आ गई तो अपने नीचे वाले रूम में रेडी हो जाओ। हरलीन ने जवाब दिया। अरमान ने उनकी बात पर हामी भरी और नीचे आ गया।
डिजाइनर अपनी टीम के साथ लिविंग रूम में थी। अरमान के वहां आते ही डिजाइनर ने कहा, सर आप गेस्ट रूम में चले जाइए, मैम भी वहीं पर है। बोलते हुए डिजाइनर ने ड्रेस अरमान को पकड़ा दी। अरमान ड्रेस के साथ अंदर पहुंचा। जल्दबाजी में कृषा कमरे को लॉक करना भूल गई। अरमान जब अंदर आया तो कृषा आईने के सामने खड़ी अपने ब्लाउज के हुक्स बंद करने की कोशिश कर रही थी। हे भगवान, ये इतना मुश्किल क्यों है? हाथ भी दर्द करने लगे। मन कर रहा है निकाल के फेंक दूं सब कुछ। कृषा गुस्से में बड़बड़ा कर बोली। हाँ तो फेंक दो ना, अरमान ने तेज आवाज में कहा। अरमान को वहां पर कृषा अपनी जगह पर फ्रिज हो गई। अचानक उसे अपनी बैक पर अरमान के हाथ महसूस हुए। अरमान उसकी हेल्प कर रहा था। कृषा ने एक नजर आईने में अरमान को देखा और फिर नजरें झुका ली। शर्माओ मत, इससे तुम मुझे और फेक लगती हो, अरमान ने सर्द लहजे में कहा। अरमान की बातें कृषा को ठेस पहुंचा रही थी। वो रूंधे गले से बोली, अगर इतनी ही फेक हूं तो शादी क्यों कर रहे हो? मजबूरी है मेरी, और तुम अच्छे से जानती हो मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूं। अरमान ने जवाब दिया। अपनी बात खत्म करके अरमान चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाने लगा, तभी कृषा की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। कृषा ने कड़वाहट के साथ कहा, नहीं, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हें उन 7 पड़ावों तक पहुंचकर उन असेट्स को हासिल करना है ताकि माफिया वर्ल्ड पर राज कर सको। तुम्हें तो उनकी लोकेशन भी पता होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ, चाहो तो आसानी से हासिल कर सकते हो। फिर ये शादी का ड्रामा करने की क्या जरूरत है अरमान राणा? कृषा जो भी कहा वो सच था। अरमान चाहता तो बिना शादी के भी जानवी काम हो सकता था। माफिया किंग बनने से लेकर कृषा को टॉर्चर कर बदला लेने तक। कृषा की बात का जवाब देने के लिए अरमान उसकी तरफ पलटा और कहा, जरूरत है क्योंकि तुम भी वो सब सहोगी जो तुम्हारी फैमिली ने मेरी बुआ के साथ किया था। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरी बुआ का, जो इतना कुछ होने के बावजूद वो तुम्हारे साथ प्यार से बात करती है। लेकिन क्या हुआ था उनके साथ? तुम मुझे एक ऐसी गलती की सजा दे रहे हो जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं। कृषा गुस्से में चिल्लाकर बोली। अरमान कुछ पल रुका और फिर जवाब में कहा, शादी के बाद तुम्हें अपने दादू से मिलने का मौका मिल जाएगा। उनसे पूछ लेना, अगर 1% भी उनमें ऑनेस्टी बची है तो वो तुम्हें सब सच बताएंगे। बाकी अगर वो झूठ बोले तो समझ लेना कि तुम्हें बिना किसी गलती के ही सजा मिल रही है। अपनी बात खत्म करके अरमान अंदर चला गया। हाँ ठीक है, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे? कृषा ने पीछे से चिल्ला कर कहा। अरमान के कुछ न बताने की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। अंदर से अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया। कृषा को गुस्सा आया तो उसने वेडिंग अटायर को निकाल कर फेंक दिया और वापस वही कपड़े पहन लिए। वही डिजाइनर कृषा के बुलाने का वेट कर रही थी, लेकिन कृषा कमरे से बाहर निकलकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने वेडिंग ड्रेस भी नीचे ही फेंक दिया था। अंदर आने के बाद कृषा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। डिजाइनर हैरानी से कृषा के कमरे की तरफ देख रही थी, तभी अरमान अपने हाथ में कृषा का वेडिंग ड्रेस लेकर बाहर पहुंचा। उसने डिजाइनर से कहा, उसे ये ड्रेस फिट है, मुझे भी अपने अटायर में कोई चेंज नहीं चाहिए। वेडिंग ड्रेस डिजाइनर को थमाकर अरमान वहां से चला गया। अंडस्को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के बाद कृषा को मेहंदी और संगीत की रस्म के लिए तैयार होना था, लेकिन अरमान की वजह से उसका मूड अपसेट था। उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी बेड पर पड़ी थी, जिसे वो गुस्से में घूर कर देख रही थी। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता, आखिर उस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है? जानवी को वो बोल रहा था कि मेरा दिल जीतो ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं और तुम्हारे लिए सबसे लड़ सकूं। जब उसे जानवी को तकलीफ ही देनी थी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? और अब जब उसे पता चल गया कि मैं रियल माफिया प्रिंस हूँ तो मुझे उठकर यहाँ लेकर आ गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा उसे करना क्या है। बस शादी करनी है, माफिया किंग बना है और शादी करके मुझे तकलीफ देनी है। अरे तो बिना तक शादी किए हुए भी तो तकलीफ दे सकते हो ना, फिर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? शायद वो मुझे इमोशनली वीक करना चाहता है, शादी का नाम लेकर अत्याचार करना चाहता है, जैसे पुराने जमाने में हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करते थे। मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सहने वाली। कृषा गुस्से में काफी कुछ बोल रही थी। कृषा काफी गुस्से में थी, तभी इंटरकॉम पर कॉल आया। कॉल पर अरमान था। उसने सर्द लहजे में कहा,
आगे जो भी रस्में होगी उसके लिए बिना कोई ड्रामा किए तैयार हो जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। अरमान बोल रहा था तभी कृषा ने गुस्से में उसकी बात बीच में काट कर कहा, हाँ पता है, तो तुम खुद आकर ड्रेस चेंज करोगे और तुम ऐसा कर भी सकते हो क्योंकि शर्म नाम की चीज़ तुम्हारे मुंह पर है नहीं। इतना भी नहीं पता कि एक लड़की के कॉन्सेंट के बिना उसे बिना कपड़ों के नहीं देखना होता। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ अरमान राणा, अब चुपचाप फोन रखो। अपनी बात खत्म करके कृषा को कॉल कट कर दिया। वही अरमान के फेस पर स्माइल थी। कृषा की इनोसेंस उसे दीवाना बना रही थी और इसका नुकसान खुद कृषा को होने वाला था। एक्चुअली उसे मेहंदी की रस्म के लिए तैयार होना था, लेकिन अरमान के रूखे तरीके से बात करने की वजह से वो तैयार नहीं होना चाहती थी। अरमान के कॉल आने के बाद कृषा ने एक नज़र ड्रेस की तरफ देखा। वो एमरल्ड ग्रीन कलर का स्ट्रिप्स वाला गरारा ड्रेस थी, जो कृषा के कंफर्ट के हिसाब से हरलीन ने सिलेक्ट की थी। कम ऑन कृषा सिंघानिया, बी रेडी, कल तुम्हारी उस डेविल से शादी हो जाएगी और आज तुम उसके नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाने वाली हो, कृषा ने कड़वाहट के साथ कहा और फिर ड्रेस लेकर चेंज करने के लिए चली गई। कृषा को मेहंदी लगवानी थी, इस वजह से ड्रेस और बाल उसे बिल्कुल भी इरिटेट ना करें। वो इस तरह से तैयार हुई थी। उसने बालों में मैसी प्रिंसेस ब्राइड बना रखी थी, जो उसके ड्रेस के साथ अच्छी भी लग रही थी। तैयार होने के बाद कृषा ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होने के बाद वो खुद ही बाहर की तरफ जाने लगी। अरमान भी बाहर की तरफ आ रहा था। उसने कृषा को देखा तो उसके पास आकर कहा, तुम तो ब्राइड हो, तुम्हें एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रही है, फिर इस तरह अकेले जाने की क्या जरूरत है। अरमान की आवाज़ सुनकर कृषा ने उसकी तरफ देखा। उसने कृषा की ड्रेस से मैच करता हुआ इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। कृषा ने तुरंत अरमान से अपनी नज़रें हटा ली और दूसरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे दूसरों को तकलीफ देने की आदत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ, कृषा ने रूखे तरीके से जवाब दिया था। जानवी सेटअप गार्डन एरिया के पास किया गया था। कृषा कुछ कदम आगे पहुंची थी कि अरमान ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। फिर उसने कृषा के कमर पर हाथ रखते हुए कहा ना साथ चलेंगे। कृषा अरमान से कोई बहस नहीं की और हाँ में सिर हिलाया। अरमान कृषा का हाथ पकड़कर उसे गार्डन एरिया में लेकर गया। वहाँ एक तरफ स्टेज लगा हुआ था, जहाँ अरमान और कृषा को बैठना था, तो दूसरी तरफ डांस फ्लोर बना था। वो देखो, हमारे लव बर्ड्स आ गए, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, हरलीन ने मुस्कुरा कर कहा। वो हर्षवर्धन जी के पास खड़ी थी। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी ने भी एक नज़र अरमान और कृषा की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, अच्छी तो तुम भी बहुत लगती थी शांतनु के साथ। मैंने बहुत सपने सजाए थे तुम दोनों के एक होने के और पुरानी सारी बातों को भूलकर तुम्हारे प्यार को इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन देखो, सब बदल गया और आज जो रिश्ते प्यार पर खड़े होने थे, वो नफरत की बिसात पर खड़े हो रहे हैं। बोलते हुए उन्होंने तुरंत अरमान और कृषा से नजरें फेर ली। हरलीन ने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अरमान और कृषा के पास गई। उसने उन दोनों को पास में बैठाया और कहा, मेहंदी वाली बस आती ही होगी, कहकर हरलीन वहां से जाने को हुई। तभी अरमान ने उसे रोकते हुए कहा, बुआ स्टॉप, मुझे ये सब नहीं पसंद है। हाँ पता है मुझे, पर शगुन के लिए तो थोड़ी लगानी ही होगी, हरलीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरमान को म्यूजिक पसंद नहीं था, इसलिए हरलीन ने डांस फ्लोर थोड़ा अलग रखवाया था। विराट और मान्या इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। जहां घर के बाकी लोग इस शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वही वो दोनों एक तरफ खड़े हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए सबकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे थे। मान्या ने विराट से धीमी आवाज में कहा, मुझे तो समझ नहीं आता आप ये तमाशा रोक क्यों नहीं देते। क्योंकि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विराट ने आइज रोल करके कहा। ये सब अरमान का दिया है तो एंजॉय करो ना, वैसे भी जानवी काम शब्द और विशाल देख लेते हैं, हमें हमारी लाइफ एंजॉय करने से मतलब है, तो वही करते हैं ना स्वीट हार्ट। बोलते हुए विराट ने मान्या का हाथ पकड़कर किस किया। मान्या ने विराट का हाथ झटककर अपने हाथ से दूर किया और मन में बड़बड़ा कर कहा, तुम्हें बस पीने और लड़कियों से मतलब है, बाकी और चीज़ों से नहीं। मैंने ऐसे ही अपने से उम्र में इतने साल बड़े इंसान से शादी नहीं की। मुझे सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, पोजीशन और जानवी बिजनेस अपने नाम चाहिए।
जिस पर ये अरमान राणा कुंडली मारकर बैठा है। बहुत साल हो गए कुछ किया नहीं। जैसे सालों पहले अपने रास्ते के कांटों को हटाया था, वैसे इसे भी हटाना होगा और साथ ही इसकी इस नई माफिया प्रिंसेस को भी। सोचते हुए मान्या ने कृषा के चेहरे की तरफ देखा और फिर बड़बड़ा कर कहा, दिखने में जितनी मासूम है आई होप नेचर से भी उतनी ही मासूम हो। बाकी एक बुरी सास बनना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मान्या को कृषा की तरफ एकटक देखता पाकर विराट ने हैरानी से कहा, उसकी तरफ मत देखो, वो अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत है। दिखने में भी काफी हद तक उसी की तरह लगती है। शायद इसी खूबसूरती ने पहले शांतनु का दिल जीता था और अब अरमान का। अरमान उससे प्यार नहीं करता और न ही कभी करेगा, मान्या ने इविल स्माइल के साथ कहा। फिर उसने ड्रिंक का गिलास विराट के हाथ में थमाया और कहा, तुम करो अपनी लाइफ एंजॉय और मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। अपनी बात कहकर मान्या फैमिली के बाकी लोगों की तरफ जाने लगी। मेहंदी वाली आ चुकी थी और कृषा के हाथ पैर के मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी थी। अरमान उसके पास बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। डांस फ्लोर पर बाकी फैमिली मेंबर्स डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। अरमान के हाथ में भी शगुन के नाम पर हल्की सी मेहंदी लगी थी। मेहंदी लगाते वक्त मेहंदी वाली ने कृषा से कहा, आपके हस्बैंड का नाम बता दीजिए ताकि मैं मेहंदी में लिख दूं। कृषा उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले अरमान बोल पड़ा, अरमान, अरमान नाम है मेरा। काफी क्लियरली, अच्छे से और 2-3 जगह लिखना ताकि मैडम को अच्छे से समझ आ जाए कि इसकी शादी मुझसे ही हो रही है। अरमान की बात सुनकर कृषा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, कहो तो अपने माथे पर भी तुम्हारा नाम लिखवा लूं ताकि लोगों को अच्छे से पता चल जाए कि मेरी शादी तुम ही से हुई है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर होगा ना, और गले में मंगलसूत्र भी। ये लोगों को बताने के लिए काफी होगा कि तुम मेरी वाइफ हो। अरमान ने इविल स्माइल के साथ कहा। कृषा ने मुंह बनाते हुए अरमान से नजरें फेर ली। रात को डांस के बाद घर के कुछ मेंबर थककर सोने चले गए थे तो बाकी कल की तैयारी में लगे थे। गार्डन में अरमान, कृषा और मेहंदी वाली के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। कृषा के हाथों पर हैवी मेहंदी लग रही थी इसलिए उन्हें टाइम लग रहा था। रात के लगभग 2 बजे के करीब कृषा की मेहंदी लगकर तैयार हो गई। इसी बीच भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था और वो काफी थक भी गई थी जबकि अरमान बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। कृषा ने नम आंखों से अरमान की तरफ देखकर कहा, मुझे भूख लगी है। हाँ तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे सामने प्लेट में बैठ जाऊं ताकि तुम मुझे खा लो। अरमान ने सार्कास्टिक वे में कहा, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे खाना खाना है पर हाथों में मेहंदी लगे होने की वजह से मैं नहीं खा सकती। तुम प्लीज किसी को बोल दो ताकि वो मुझे खाना खिला दे। कृषा ने प्लीडिंग वे में कहा, सब अपने कामों में बिजी है, कोई तुम्हारे लिए फ्री नहीं है। आज रात बिना खाए सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरमान ने काफी रूखे तरीके से कहा। उसकी बात सुनकर कृषा ने इधर उधर देखा तो वाकई सारे लोग कामों में लगे थे। फिर कृषा ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। तुम तो फ्री हो ना, तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तुमने ही कहा था कि जब कोई काम हो तो मुझे कहा करो। मैं तुम्हारा अटेंडेंट नहीं हूँ जो तुम्हारा छोटा मोटा काम करूँ। कोई बड़ा काम हो तो बताना। अपनी बात कहकर अरमान वहां से जाने लगा। कृषा पीछे से मुंह बनाती रह गई। वो सोने के लिए अपने कमरे में आ गई थी। अंदर आने के बाद कृषा बेड पर बैठी ही थी कि अरमान वहां खाने के साथ कमरे में आया। अरमान को खाने की प्लेट के साथ देखकर कृषा के फेस पर स्माइल आ गई तो अरमान ने मुंह बनाकर कहा, इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही प्लीडिंग वे में बोल रही थी इसलिए ले आया। बाकी ये मत सोचना कि। अरमान बोल रहा था तभी कृषा ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, मैं कुछ नहीं सोचूंगी, तुम डेविल हो और डेविल ही रहोगे। तुम्हें किसी पर दया नहीं आने वाली, पर प्लीज अभी मुझे खाना खिला दो। अरमान ने उसकी बात पर हामी भरी और कृषा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में वो कृषा को प्यार से खाते हुए देख रहा था, जबकि एक पल के लिए कृषा अपने और अरमान के बीच की सभी कड़वाहट को भूलकर उसके हाथ से आराम से खाना खा रही थी। खाते हुए कृषा ने बीच में कहा, मेरा डेजर्ट खाने का मन कर रहा है, तुम कुछ मीठा क्यों नहीं लेकर आए। कृषा की बात सुनकर अरमान ने आंखें तरेर कर कहा, जो लेकर आया हूँ चुपचाप खा लो वरना ये भी वापस लेकर चला जाऊंगा।
अब तुम्हें डेजर्ट खाना है, कल को तुम्हें आइसक्रीम खानी होगी, फिर बोलोगी कि मुझे कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा है। मैं क्या ऐसे तुम्हारी फूड क्राविंग्स ही पूरी करता रहूंगा? इसमें इतना रूड होने वाली कौन सी बात है? कौन सा तुम्हें बाहर जाकर ये सब लाना होगा? किचन एरिया तक ही तो जाना है, किसी स्टाफ को बोल दो, वो ला देगा। कृषा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मतलब तुम बिना खाए नहीं मानने वाली? अरमान ने उसे घूरते हुए पूछा। जवाब में कृषा ने ना में सिर हिला दिया। मजबूरन अरमान को कृषा के लिए डेजर्ट लाने के लिए उठकर जाना ही पड़ा। अरमान के कृषा की बात मानते ही वो खुश हो गई। कुछ देर में अरमान उसके लिए पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों के साथ रूम में पहुंचा। अरमान के हाथ में पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों ही देखकर कृषा खुश हो गई। वो चहकते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो, चलो अब जल्दी से मुझे खिलाओ। खिला दूंगा पर मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, अरमान ने चिढ़ते हुए कहा और कृषा को पेस्ट्री खिलाने लगा। खाते हुए पेस्ट्री कृषा के होठों के कोने के पास लग गई। अरमान एकटक उसके होठों की तरफ देख रहा था, फिर उसने बोल को साइड में रखा और कृषा को बैक से पकड़कर अपने करीब किया। अगले ही पल उसके होंठ कृषा के होठों पर थे और वो उसे इंटेंसली किस कर रहा था। कृषा उसकी इस हरकत पर हैरान थी। उसने अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश की पर अरमान ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद अरमान ने उसे छोड़ते हुए कहा, आई हेट फकिंग डिस्टर्बर्स। आई रियली हेट जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ और बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब करता है। ओह रियली? कृषा ने चिढ़कर कहा। तुम कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे थे जो मैंने बीच में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? ये तुम बार बार मुझे बिना पूछे किस क्यों करते रहते हो? आई डोंट लाइक जब तुम मेरे क्लोज आते हो। दैट्स योर प्रॉब्लम। कल शादी है हमारी और उसके बाद फर्स्ट वेडिंग नाइट। खुद को हर चीज के लिए रेडी रहना। मैं किसी भी मामले में तुम पर रहम नहीं करने वाला, अरमान ने इविल स्माइल के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर कृषा का गला सूखने लगा और वो इधर उधर देखने लगी। साथ ही उसे अरमान से डर भी लग भी रहा था। चलो आज की रात तुम आराम से सो जाओ, कल मैं तुम्हें एक पल के लिए भी चैन से लेटने नहीं दूंगा वुड बी वाइफी। बोलते हुए अरमान ने आई विंक की और कमरे से बाहर चला गया। अरमान के जाने के बाद कृषा गहरी सांस लेने लगी। उसे अरमान की बातों से डर लग रहा था। कृषा ने खुद से बड़बड़ा कर कहा, ये मुझे ऐसी धमकी देकर कैसे जा सकता है? जबरदस्ती शादी तक तो ठीक है, लेकिन क्या कल रात भी मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? ओह गॉड, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कृषा उस वक्त काफी परेशान हो गई थी। अपनी परेशानी दूर करने के लिए कृषा कमरे से बाहर आई तो उसे हरलीन दिखाई दी। हरलीन को भी जब कृषा दिखाई दी तो वो उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कृषा ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया। उसके चेहरे की परेशानी देखकर हरलीन ने कहा, होता है, शादी से एक रात पहले डर, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस सब रहता है। डोंट वरी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। इस शादी से ही तो डर लग रहा है मुझे। आप अच्छे से जानती है कि सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है, तो फिर किस बात की एक्साइटमेंट? इनफैक्ट मुझे डर लग रहा है कि कल रात अरमान मेरे साथ क्या कुछ नहीं करेगा, वो भी बिना मेरा कंसेंट लिए। बोलते हुए कृषा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर हरलीन भी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने कृषा के कंधे को सहला कर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, सब अच्छा ही होगा। हरलीन ने कृषा को काफी प्यार से समझाया था। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से जाने को हुई। फिर अचानक कृषा रुकी और उसने हरलीन की तरफ देखकर पूछा, आंटी आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला अरमान मुझे ले रहा है? मैंने तो आपके साथ कुछ गलत नहीं किया था, जिन्होंने गलत किया था वो तो इस दुनिया में भी नहीं है, फिर वो मुझे किस बात की सजा दे रहा है? कृषा की बातों ने एक पल के लिए हरलीन को उसके अतीत में धकेल दिया, जहां वो शादी के मंडप में दुल्हन की तरह तैयार खड़ी थी, लेकिन आसपास के लोग उस पर हंस रहे थे। हरलीन की आंखों में आंसू थे और उसकी वजह थी कृषा के मॉम डैड, मिस्टर शांतनु सिंघानिया और कृतिका चौधरी। हरलीन को चुप देखकर कृषा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ आंटी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? कृषा के हाथ पकड़ते ही हरलीन अपनी दुनिया में वापस आ गई। उसने हल्का मुस्कुरा कर कहा, सबसे पहले तो मुझे आंटी बुलाना बंद करो। अरमान भी मुझे बुआ कहता है तो आज से मैं तुम्हारी भी बुआ हूँ।
मुझे बुआ कहा करो। अतीत में जो होना था वो हो चुका है। हम उसे बदल नहीं सकते, पर हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट पर हमारा बस चलता है। तुम्हें यही कहूंगी कि अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना तुम्हारे हाथ में ही है। सब मेरे हाथ में कैसे हो सकता है बुआ? ये शादी तक मेरी मर्जी से नहीं हो रही, फिर मेरा प्रेजेंट कैसे मेरे हाथ में रहा? मेरा तो प्रेजेंट और फ्यूचर सब अरमान पर ही डिपेंड करता है। कृषा ने बुझी आवाज में कहा। हाँ, तो जिस इंसान के हाथ में तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर है उसे अपना बना लो। कृषा, प्यार के सहारे जिंदगी बहुत आसानी से बिताई जा सकती है। अगर तुम नहीं चाहती कि कुछ भी गलत हो तो अरमान को अपना बना लो। वो जैसा भी इंसान होगा, एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर उसे तुमसे सच्चा प्यार हुआ तो तुम्हारे लिए वो पूरी दुनिया से तो क्या उस ऊपर वाले से भी लड़ जाएगा। हरलीन ने कृषा को समझाया। वो बस इतना ही कर सकती थी। फिर उसने कृषा से कहा, चलो आओ, मैं तुम्हारी चेंज करने में हेल्प कर देता हूँ। सो जाओ, कल का दिन तुम्हारे लिए काफी बिजी रहने वाला है। कृषा ने हमें सिर हिलाया तो हरलीन उसको उसके कमरे में ले गई। उसने कृषा के चेंज करने में हेल्प की और फिर मेहंदी निकालकर उसे सुला दिया। कृषा के सोने के बाद हरलीन उसके कमरे से बाहर आगश गई। उसके कानों में कृषा की कुछ बातें गूंज रही थी। सच ही तो कहा था उसने, कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हो रहा। एक लड़की सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और आत्मा पर लगे घाव कभी नहीं। अगर यहाँ भी अरमान ने कृषा के साथ जबरदस्ती की तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगा। हरलीन ने परेशान स्वर में कहा। चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने अरमान से बात करने का सोचा और अभी फिलहाल के लिए सोने के लिए चली गई। अंडस्को, अगले दिन दोपहर तक पूरा राणा मेंशन दुल्हन की तरह सज चुका था। शादी में मीडिया पर्सन्स इनवाइट जरूर किए गए थे, लेकिन उन्हें शादी से पहले आउट हाउस में रखा गया था। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उन्हें शादी में इनवाइट किया गया है, क्योंकि सारे फंक्शंस घर के अंदर ही अरेंज किए गए थे। अरमान अपने रूम में था और तैयार हो चुका था। लगभग 2 बजे के करीब उनकी शादी होनी थी। अरमान ने तैयार होने के बाद खुद को आईने में देखा। उसने पेस्टल पिंक कलर का इंडो वेस्टर्न शादी का ड्रेस डिजाइन करवाया था, जिसके ऊपर ग्रीन कलर का रॉयल ब्रोच लगा हुआ था। अरमान नीचे के ही रूम में तैयार हो रहा था, क्योंकि उसके फ्लोर पर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। हरलीन उसके पास खड़ी थी। अरमान के तैयार होते ही हरलीन ने उसके सिर पर पगड़ी बांधी और उस पर भी ब्रोक लगाते हुए कहा, "That's like my boy is always handsome and lovable." बोलते हुए हरलीन ने अरमान के फोरहेड पर किस किया। हरलीन के इस जेस्चर से अरमान के फेस पर हल्की स्माइल थी। "I love you so much बुआ, वैसे आप भी काफी क्यूट लग रही हो," अरमान ने हरलीन को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। फिर उसने एक नज़र हरलीन की तरफ देखा, जिसने व्हाइट एंड रेड कलर का लहंगा पहना था। वो उसमें काफी स्टनिंग नजर आ रही थी। हरलीन ने जवाब में मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा। फिर उसे कृषा के साथ कल रात को हुई बातचीत याद आई। हरलीन ने पहले ही अरमान से बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला था। अब अरमान अकेला था तो उसने धीमी आवाज में कहा, "कुछ भी करना पर जबरदस्ती मत करना उसके साथ।" क्या? अरमान ने हैरानी से कहा। वो हरलीन के कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा था। "कुछ नहीं, बस मेरी बातों को गौर करना। एक मोमेंट पर चीजें अपने आप समझ आ जाएगी। पास्ट को भूलकर आगे बढ़ो अरमान। मैं भी बढ़ चुकी हूँ। कृषा सच में बहुत प्यारी है, तो उसे प्यार से ही रखना," हरलीन ने मुस्कुराकर कहा और फिर प्यार से अरमान के गाल को सहलाया। शादी का मुहूर्त हो चुका था तो हरलीन अरमान को बाहर ले आई थी। कृषा अब तक अपने कमरे में थी। कृषा के पास मेकअप आर्टिस्ट के अलावा और कोई नहीं था। उसे तैयार करने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, "मैम, एक बार आप कंप्लीट लुक को चेक कर लीजिए। आपको कोई चेंज चाहिए तो मैं कर दूंगी।" कृषा ने हमेशा से ही एक इंडियन वेडिंग का ख्वाब सजाया था, पर वो शादी इस तरह होगी उसने नहीं सोचा था। मेकअप आर्टिस्ट के कहने पर कृषा ने खुद को मिरर में देखा। उसने पेस्टल पिंक कलर का शादी का हैवी जोड़ा पहना था। उसके साथ उसने ग्रीन रियल डायमंड ज्वेलरी पहनी थी। वो बिल्कुल किसी रॉयल ब्राइड की तरह लग रही थी। खुद को आईने में देखने के बाद कृषा ने मेकअप आर्टिस्ट से थैंक्स कहा। फिर मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, "आप वाकई काफी खूबसूरत लग रही है, और सच कहूँ तो आप लकी भी बहुत है, जो आपकी शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। आज से पहले मैंने इतनी लेविश शादी नहीं देखी।"
हाँ, सही कहा तुमने। मैं सच में बहुत लकी हूँ। कुछ ज्यादा ही लकी हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी शादी भी हो रही है। कृषा ने सार्कास्टिक वे में कहा और फिर उसने मेकअप आर्टिस्ट को वहां से जाने का इशारा किया। मेकअप आर्टिस्ट के जाते ही कृषा की आंखें नम हो गई। उसने भारी आवाज में कहा, हमेशा यही सपना देखा था कि जब भी किसी से शादी करूंगी तो आप मुझे मंडप तक लेकर जाएंगे भैया। अब तो यहाँ है ही नहीं और ना ही मेरा कोई अपना। आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद यही मेरी किस्मत थी और इसकी वजह मेरा माफिया प्रिंसेस होना है। अब समझ आ रहा है कि आप मॉम डैड से इतनी नफरत क्यों करते थे। मैंने कभी आपको नहीं समझा पर शायद मुझे भी सब जान लेना चाहिए था। कृषा वहां खुद में ही खोई थी। तभी कोई कमरे में आया। वो शब्द था जो कृषा को लेने आया था। कृषा के पास कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो जाने के लिए आगे बढ़ी लेकिन तभी शब्द ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। क्या शब्द कृषा की हेल्प करेगा? मिलते हैं अगले पार्ट पर।